ऑफिशियल ज्ञानबिंदु क्लासेज के ऑनलाइन व ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने भारतीय इतिहास के अंतर्गत ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन किया था, जिसमें साहित्यिक जो इतिहास के स्रोत थे उनमें से हमने वैदिक साहित्य का अध्ययन कर लिया था। आज हम बौद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे, जैन साहित्य का अध्ययन करेंगे तथा धर्मेतर साहित्य जो चौथे नंबर पर आता है उसका अध्ययन करेंगे। नंबर 2 डालिए, बौद्ध साहित्य। प्राचीन भारतीय इतिहास में बौद्ध साहित्य का प्राचीन भारतीय इतिहास में बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध साहित्य का अध्ययन बौद्ध साहित्य के अंतर्गत बौद्ध साहित्य का अध्ययन बौद्ध साहित्य के अंतर्गत 3 भागों से अध्ययन किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। किसका? बौद्ध साहित्य का अध्ययन 3 भागों में किया जाता है। 3 भागों में क्या किया जाता है? इसका अध्ययन किया जाता है, यानी 3 भागों में इनको बांटा जाता है: जातक, पिटक और निकाय। पहला जातक, पिटक और तीसरा है निकाय। यानी जो प्राचीन भारतीय साहित्य है उसमें बौद्ध साहित्य के जो साहित्य है उसको 3 भागों में बांटा था। प्रथम था जातक, दूसरा है पिटक और तीसरा है निकाय। उतार लीजिए यहां तक। इसके अंतर्गत पहला आता है जातक। प्रथम आता है जातक। जातक जो है ये बौद्ध साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण कथाएं हैं। ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। ये लगभग 550 के समथिंग थी, लेकिन 3 कथाएं लुप्त हो चुकी हैं, यानी 547 कथाएं वर्तमान में प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध के जितने भी और वो जन्म हुए थे, सब जन्मों का उनको ज्ञान हो गया था। केवल्य ज्ञान के बाद तब उन्होंने इन कथाओं को उनके शिष्यों ने
इन कथाओं का रचना की थी। यानी इसमें अपन को लिखना है जातक, जातक कथाओं में जातक कथा बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में महत्वपूर्ण, बौद्ध साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन जातक कथाओं में इन जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं या वार्ताएं, लिखी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि कुल कथाएं 550 थी, परंतु 3 कथाएं लुप्त हो गई और 3 कथाएं क्या हो गई, लुप्त हो गई और 547 कथाएं शेष रह गई हैं। 547 कथाएं शेष रह गई हैं। इनकी रचना पाली भाषा में हुई है। इनकी रचना पाली भाषा में हुई है। बातें आती है जातक कथाएं बौद्ध साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। दूसरी बात ये आती है ये कथाएं कौन सी कथाएं हैं, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों के ये वृतांत हैं, ये कथाएं हैं। और ये माना जाता है कि ये कुल कथाएं 550 थी, लेकिन 3 कहीं लुप्त हो गई और 547 कथाएं वर्तमान में प्रचलित हैं, जिनका संकलन है शेष रह गई। तथा इनकी रचना किस भाषा में हुई, है आपको अंडरलाइन होना चाहिए, पाली भाषा में हुई थी। उतार लिया ना। दूसरा आता है
पिटक। दूसरा आपका आता है पिटक। पिटकों का बौद्ध साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनको 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है विनय पिटक, सुत पिटक, दूसरा सुत पिटक, और तीसरा आपका आता है अभिध पिटक। इन पिटकों में महात्मा बुद्ध के वचनों, आदर्शों तथा व्यवहार आदि, इनमें बौद्ध भिक्षुओं के आचरणों, रहन सहन तथा भक्ति मार्ग का अनुसरण आदि लिखा हुआ है। यानी पहले वाले जो उसका था जातक कथाएं तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की थी, और पिटक जो है वर्तमान जन्म से संबंधित है। उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी, कैसा आदर्श था, व्यवहार था, आचरण, सब कुछ उसमें दिया था, किस तरह से हमें भक्ति सेवा करनी चाहिए। दूसरा है बौद्ध भिक्षुओं के आचरणों, रहन सहन, भक्ति मार्ग आदि का अनुसरण किया। ये इन तीनों पिटकों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। इन पिटकों को त्रिपिटक कहा जाता है। संयुक्त रूप से इन तीनों पिटकों को त्रिपिटक कहा जाता है। इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। इनकी भाषा पाली भाषा है। इनकी साहित्यिक भाषा कौन सी है? पाली भाषा में इनको लिखा
गया है। पाली भाषा में इनको लिखा गया है। इसके बाद आता है आपका तीसरा निकाय। कर लिया? निकाय। तीसरा आपका आता है निकाय। पहला था जातक, दूसरा था पिटक और तीसरा था निकाय। निकाय से तात्पर्य, निकाय से तात्पर्य महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित सभी नियम आदर्श वे अन्य ग्रंथों का, वे समकालीन अन्य ग्रंथों को इसमें रखा गया है। अन्य ग्रंथों को इसमें रखा गया है। निकाय का अर्थ होता है एक जैसी वस्तुओं का ढेर, अर्थात समूह। यहाँ धार्मिक ग्रंथों से प्रवृत्तियों से तथा बौद्ध मठों से इसे लिया गया है, यानी इस शब्द को लिया गया है। ऐसा तो है नहीं कि एक जगह बौद्ध मठ था, बौद्ध मठ तो सारी जगह बने हुए थे, इसलिए उनको सामूहिक रूप से एक निकाय कहा जाता था। एक जैसी वस्तुओं का ढेर यानी समूह, वो निकाय कहलाता है। इसके बाद आपका आता है धर्मेतर साहित्य। कौन सा? जैन साहित्य। सॉरी। इसके बाद आपका आता है जैन साहित्य। तीसरा नंबर आता है जैन साहित्य। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई। जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई? प्राकृत में हुई, प्राकृत भाषा में हुई।
इनकी रचना आगमों के रूप में हुई। इनकी रचना आगमों के रूप में इनकी रचना आगमों के रूप में हुई थी। आगमों के रूप में हुई थी। ये या इन ये इन ग्रंथों का संकलन ये इन ग्रंथों का संकलन 513 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित 513 ईस्वी में वल्लभी में प्राकृत भाषा, जैन साहित्य की प्राकृत भाषा है। आगमों के रूप में इनके जो ग्रंथ है उनको आगम कहा जाता है। ठीक है, पवित्र ग्रंथों का आगम कहा जाता है। इनका संकलन कब से प्रारंभ होता है? 513 ईस्वी से वल्लभी में आयोजित एक क्या थी? सभा थी। इनका सत्संग, मतलब सत्संग था एक प्रकार से। सभी धर्म के अधिकतर जितने सदस्य थे वो सब आए थे, और वहां के बाद इसका क्या होता है? संकलन होता है और आगम के रूप में इनकी वो होती है। इन जैन आगमों के अंतर्गत 12 अंग, जैन आगमों के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 10 प्रकीर्ण तथा 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण तथा 6 छंद सूत्रों को तथा 6 छंद सूत्रों को संकलित किया गया। संकलित किया गया। जैसे आचरांग सूत्र में, जैसे आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं का आचार व्यवहार आदि का वर्णन ऊपर का उतार लिया होगा। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित
से संबंधित, यानी उनका किस तरह का व्यक्तित्व था, कैसा आचार व्यवहार था, कैसा चरित्र था, वो तो सर्वोत्तम है ही, भगवान है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी उनका क्यों लिखे गए थे, वो इसलिए कि लिखे गए थे कि हम जैसे उनको पढ़कर उन पर चलें, इसलिए इन महापुरुषों का चरित्र लिखा गया है। इनके रहने का, इनके खाने का, इनके आचार विचार, शिक्षा शिक्षा पद्धति, सबको किस में लिखा गया है, इन ग्रंथों में लिखा गया है। जैसे रामचरितमानस है, राम जी के चरित्र को लिखा गया है। महात्मा बुद्ध है, बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी है उनकी उनके ही प्रशंसा पात्र नहीं होते, उनके उनके हम आदर्शों पे चले तो उसके लिए ये होता है। दूसरा आता है संबंधित, जीवन से संबंधित। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित सूत्रों की रचना सूत्रों की रचना की गई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है औपपातिक। औपपातिक सूत्र में, औपपातिक सूत्र में महावीर स्वामी की शिक्षा से संबंधित सूत्र की रचना मिलती है। यानी सूत्र का अर्थ है वर्णन, कहने का तात्पर्य है वर्णन। सूत्र किस तरह से मिलते हैं उसमें। आवश्यक सूत्र में अजात शत्रु के विचारों का वर्णन मिलता है। अजात शत्रु के विचारों का वर्णन मिलता है किससे, आवश्यक सूत्र से। आवश्यक सूत्र से अजात शत्रु के विचारों का वर्णन मिलता है। भद्रबाहु भद्रबाहु चरित्र में भद्रबाहु चरित्र भी बोलते हैं इसको, चरित्र भी बोलते हैं, ठीक है। चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की घटनाओं का
उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। हमें क्या है कि हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें इतिहास के कई चीजों से हमें स्रोत मिलने चाहिए, ऐतिहासिक स्रोत। वो इनसे है, जैन साहित्य के अंतर्गत आता है कि जैन जितने भी थे उन्होंने आगम ग्रंथों की रचना की। ठीक है, आगम ग्रंथों की रचना के बाद में उन्होंने आगम ग्रंथों की रचना सूत्र पे हुई थी। 12 अंग थे, 12 उपांग थे। ठीक है, और 10 क्या थे, प्रकीर्ण थे। 8 छह छंद थे। छंद का अर्थ क्या है, वही सूत्र वाला सिस्टम। सूत्र से तात्पर्य वर्णन का है कि वहां पर जो शिक्षाएं दी गई हैं वो सब यहाँ पर दी गई थी। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी की के जीवन से संबंधित थी। औपपातिक सूत्र में महावीर स्वामी जी की जो शिक्षा से संबंधित कैसे कैसे उनकी शिक्षा हुई थी उससे संबंधित थी। आवश्यक सूत्र में अजात शत्रु का वर्णन मिलता है और भद्रबाहु चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की घटनाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। उतार लिया। बारहवीं शताब्दी में हेमचंद, इसको हेमचंद्र भी बोलते हैं, द्वारा रचित ग्रंथ 12वीं शताब्दी में हेमचंद्र द्वारा रचित ग्रंथों को भारतीय इतिहास में खोलो, भारतीय इतिहास में भारतीय इतिहास में 12वीं शताब्दी में हेमचंद द्वारा रचित ग्रंथों को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है। जिसमें वसुदेव हिंडी कौमा वसुदेव हिंडी कौमा वृद्धकल्प चूर्ण वसुदेव हिंडी वृद्धकल्प चूर्ण, आवश्यक चूर्णी, कुलिका पुराण, आवश्यक चूर्णी, कलिका पुराण, तथा कथा कोश महत्वपूर्ण है। कथा कोश महत्वपूर्ण है। ये सब ऐतिहासिक स्रोतों की श्रेणी में आते हैं।
ये सब किसकी ऐतिहासिक स्रोतों की श्रेणी में आते हैं, उतार लीजिए।